स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित का पाठ 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। अंग्रेजी में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इस पूरे अध्याय को एक ही वीडियो में समाप्त कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि द्विघात समीकरण होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले समीकरण को अगर ले हम तो समीकरण क्या होते हैं थोड़ा सा 2 मिनट के सिनारियो में समझ लेते हैं। तो समीकरण देखिए, समीकरण में आपके पास LHS होना चाहिए, RHS होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में अगर इक्वल का चिन्ह लगा हो तो उसे हम समीकरण कहते हैं। जैसे कि LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, यानी कि ये होता है हमारा बायां पक्ष दायां पक्ष, दो पक्ष होने चाहिए, उसके बीच में इक्वल का चिन्ह लगा होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि वह एक समीकरण है। द्विघात समझने के लिए हम सबसे पहले द्विघात बहुपद पे जाते हैं। बहुपद जो चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 2, उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। बहुपद के हमने 3 प्रकार पढ़े थे, जिसमें से द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता था वो हमारा था ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में हमारा p ऑफ x होता था। ठीक है, या फिर हम ये कहते थे कि p ऑफ x बराबर ax² प्लस में bx प्लस में c, बस इतना होता था। ठीक है, द्विघात बहुपद इसे कहते क्यों हैं थोड़ा समझिए। इसके देखिए, इसका व्यापक रूप ये है ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर p ऑफ x। तो यहाँ पे x का स्क्वायर है। ठीक है, x का जो चर की अधिकतम घात है वो कितनी है, 2 है। तो ऐसा कोई समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। बहुपद आपको समझ में आया। अब द्विघात समीकरण की बात करते हैं। तो द्विघात समीकरण कैसे बनता है, जब हम p ऑफ x को, यानी कि इस p ऑफ x यानी कि p और ब्रैकेट में x को जब हम 0 मान लेते हैं तब ये हमारा द्विघात समीकरण का रूप ले लेता है, जो कि ये ax² है तो ax² लिखेंगे, प्लस में bx है तो bx लिखेंगे, प्लस में c है तो c लिखेंगे, और बराबर में p ऑफ x की जगह पे 0 हमें रखना है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, अब ये एक समीकरण के रूप में बन गया। ठीक है, और जब समीकरण के रूप में बना तो यहाँ पे देखेंगे कि इसकी घात, जो अधिकतम घात है चर की, वो हमारा 2 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण में भी सेम वही है, समीकरण होना चाहिए और इसमें चर की जो अधिकतम घात है 2 होनी चाहिए, द्विघात समीकरण हो गया। तो आशा करता हूँ आपको द्विघात समीकरण समझ में आया होगा। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, देखिए एक बात और, यहाँ पे द्विघात समीकरण तो बन गया, लेकिन इसमें a, b और c है क्या। देखिए a, b और c जो है एक अचर संख्याएं हैं, और ये x जो है ये x ये हमारी क्या है, चर संख्याएं हैं। ठीक है, ये चर संख्याएं हैं, और जो a, b और c है ये हमारी अचर संख्याएं हैं जिन्हें वास्तविक संख्याओं के रूप में देखा जाता है। तो जहाँ लिख देंगे, जहाँ a, b तथा c ये क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या है। और एक चीज़ और, जहाँ पे a नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे a की जगह पे कभी भी 0 नहीं हो सकता है। द्विघात समीकरण में कभी भी a की जगह पे 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आशा करता हूँ द्विघात समीकरण आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं इनको हमें सॉल्व करके बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हमें है तो हाँ लिख देना है, और नहीं है तो ना लिख देना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस टर्म को, तो ये a माइनस बी के स्क्वायर के रूप में है। तो a माइनस, सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं जो यूज होने वाला है यहाँ पे। सूत्र क्या है हमारा, a माइनस का b का होल स्क्वायर, इसी के रूप में तो ये भी है। ठीक है, तो इसका जो हमारा सूत्र होता है a² प्लस में b² माइनस का 2ab होता है। ठीक है, तो इस रूप में हम इसको तोड़ देंगे। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करने जाएंगे, इसको हम हल करने जा रहे हैं, तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर को क्या करेंगे, हम इस रूप में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस में b यानी माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस का माइनस 2 इंटू a का मतलब है x और b का मतलब है 2, तो x इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे इंटू का चिन्ह है, प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिखेंगे, बराबर में 2x है तो 2x लिखेंगे, और माइनस का 3। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। अब x का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास x² आ जाएगा, प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस का ये 2 दूना का 4 हो जाएगा, और x है तो x हो जाएगा 4x। ठीक है, प्लस में 1
बराबर में 2x माइनस का 3। इस तरीके से इसे सॉल्व करते जाएंगे। एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए प्लस का 4 और यहाँ पे माइनस का 4x प्लस का 1, और इन दोनों को भी हम इधर ही लेते आएंगे, तो माइनस का 2x और प्लस का 3। हमने किस तरह से इसको इधर लाया, 2x जो प्लस में है इसको लाया इधर, तो माइनस में 2x हो गया। -3 जो माइनस में है इसको जब हमने इधर लाया, यानी इक्वल के इधर लाया इस तरफ, यानी कि हम कहाँ लाए, बायां पक्ष में, तो यह प्लस का 3 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और इसके बराबर में क्या बच गया, 0 बच गया, कुछ नहीं बचा। इन दोनों को हमने क्या किया, इधर ले लिया। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, किस तरीके से सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पे 4 है, +4 और +1, ये क्या हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3 8। ठीक है, 4 1 5, 5 3 8, अचर पदों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का 8। अब x वाले टर्म को देखेंगे तो ये माइनस का 4x है, ये माइनस का 2x है, तो दोनों को जोड़ देंगे, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 4x और 2x को जोड़ेंगे तो 4 2 6x, तो ये हो जाएंगे माइनस का 6x। ठीक है, अब इसको सही रूप में लिखें, सही क्रम में लिखें, तो ये एक्स स्क्वायर और फिर x का जो कोफिशिएंट वाला टर्म है तो इसको लिखेंगे माइनस का 6x, इसको हमने पहले लिखा, और 8 को हमने बाद में लिखा, प्लस का 8 हमने बाद में लिखा। तो इस तरीके से ये बन गया, इसके बराबर में 0 है तो इसके भी बराबर में 0 होगा। और इसको देखेंगे आप तो क्या ये हमारे पास द्विघात समीकरण के रूप में निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, इसको हम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि चर की जो अधिकतम घात होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, और यह एक समीकरण होना चाहिए। समीकरण होने के लिए LHS और RHS होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि LHS है, यहाँ पे एक RHS है, और इसके इक्वल का चिन्ह है, इन दोनों के बीच में इक्वल का चिन्ह है, तो ये समीकरण है। और 2 घात है, यानी अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करते जाना है। ठीक है, अब इसी में दूसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। दूसरा है हमारा x ब्रैकेट में x प्लस 1 और प्लस में 8 बराबर में x प्लस 2 और x माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए, आपको देखने वाली बात यहाँ पे देखना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ध्यान देने वाली बात यहाँ है। तो यहाँ पे x प्लस 2 है और x माइनस 2 है। इसके कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास सूत्र, देखिए सूत्र यहाँ पे क्या यूज होगा, इधर कोई सूत्र यूज नहीं होगा, यहाँ पे अब सूत्र यूज होगा। किस तरीके से हमने, देखिए आपको सूत्र याद रहेगा तो आप जान जाएंगे कहाँ पे सूत्र का प्रयोग करना है। देखिए यहाँ पे x प्लस में 2 x माइनस में 2, हम देखते हैं कि मतलब एक बीजगणित में सूत्र होता है a प्लस बी और फिर भी a माइनस बी, इसी के रूप में तो है। इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी, और a ये है और b ये है, तो ये a माइनस बी के रूप में भी है। तो इन दोनों का जो इस तरीके से अगर फार्मूला आता है तो इसका सूत्र होता है a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए इसको सब सॉल्व करेंगे तो हम फार्मूले के रूप में रखेंगे इसको। तो यहाँ पे हम इसको अगर सॉल्व करने जाएँ तो यहाँ पे ये x है, x का गुणा हम x में कराएंगे, फिर प्लस में 1 है तो x का गुणा x में कराएंगे तो ये हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में 1 x का गुणा 1 में कराएंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, और फिर से प्लस में 8 है तो प्लस में 8 लिख देंगे, बराबर ये x प्लस 2 x माइनस 2, इसको किस रूप में लिख सकते हैं, x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, b की जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर। इस तरीके से इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो ये x स्क्वायर है प्लस में x प्लस में 8, और बराबर में हमारा हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, और माइनस का ये 2 दूना का 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से इसको सॉल्व करें तो हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 8, और इस x स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस का x स्क्वायर, इस -4 को इधर लाएंगे तो प्लस का 4, और बराबर में क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये प्लस का x स्क्वायर है, ये माइनस का x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का जो टर्म है वो कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे बचा है x, और प्लस में 8 है, प्लस में 8 है और प्लस में 4 है, तो 8 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो x प्लस में 12 बराबर में 0, ये हमें प्राप्त हो गया। अब इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण के जो हमारे नियम है या डिफिनीशन है उसको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 12 बराबर में 0, तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या ये द्विघात है या नहीं है, या समीकरण है या नहीं। समीकरण की बात करें तो यहाँ पे LHS है, यहाँ पे RHS, समीकरण तो है, बराबर का चिन्ह भी है। लेकिन अगर द्विघात की बात करें तो द्विघात में हम चर की अधिकतम घात 2 लेते हैं, लेकिन इसमें चर की अधिकतम घात केवल 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 2 है ही नहीं, यानी कि x स्क्वायर या y स्क्वायर या z स्क्वायर के टर्म में नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात
समीकरण नहीं है। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है द्विघात समीकरण बनाना। तो अगर हमारे पास इबारती वाले इस तरीके के प्रश्न दिए हों, उसमें हमें द्विघात समीकरण क्रिएट करना हो, बनाना हो, इसमें से ढूंढ करके, इसमें से जो भी लिखा हुआ है उन चीज़ों में से ले करके हमें द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करना हो, तो किस तरीके से करते हैं ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया है, दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 306 है। यदि छोटी संख्या x हो तो इस कथन को समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। समीकरण के रूप में हमें इसे व्यक्त करना है। तो देखिए यहाँ पे बात क्या है, पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले पूर्ण संख्याओं को समझ लेते हैं। पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं? पूर्ण संख्या होती क्या है हमारे पास? 0 होती है, 1 होती है, 2, 3, इसके बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं 4, 5, 6, जितनी भी संख्याएं आती है वो सभी हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं कि धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना है, 306 है। और इसमें कहा है कि यदि छोटी संख्या x है तो लिखेंगे दिया है छोटी संख्या बराबर x। तो अगर छोटी संख्या x है, अगर हमारे पास छोटी संख्या x है तो हमें तो इस कथन को समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना है। देखिए यहाँ पे दो लगातार का है ना, तो एक तो मिल गई, एक तो दिया है इसमें कि छोटी संख्या x है। दो लगातार धन पूर्ण संख्याएं चाहिए, उनका गुणनफल 306 है। तो एक संख्या हमें और लेनी है, दूसरी संख्या। ठीक है, तो दूसरी संख्या यानी बड़ी संख्या कौन लेंगे? तो बड़ी संख्या, छोटी संख्या तो x है और बड़ी संख्या को ले लेंगे। तो बड़ी संख्या मतलब ये है कि अगर पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, पूर्ण संख्याओं का तो गुणनफल हमें बताना है। पूर्ण संख्याओं की दो लगातार धन वाली हमारी संख्याएं निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे 0 है, तो हमें पूर्ण संख्या के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम +1 कर देते हैं। 0 में +1 किए तो 1 हो गया। फिर से अगर यहाँ पे 3 है, 3 में +1 करेंगे तब हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आगे आने वाली जो हमारी पूर्ण संख्याएँ हैं उसमें हम 1 जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से x में भी हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, x+1। तो ये हमारी इससे बड़ी यानी x से बड़ी हमारी पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ कही गई है। अब देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे कहा है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं ना, वो उनका गुणनफल जो है 306 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कहा गया है कि ये जो दोनों संख्याएं इनका गुणनफल x और हमारे पास x+1 का गुणनफल क्या है, ये है हमारा 306 के बराबर। अब यहीं से हमारा समीकरण निकल के आएगा। किस तरीके से? देखिए x का गुणा हम x में कराएंगे, फिर 1 में कराएंगे। तो x का गुणा x में कराएंगे तो x² प्लस में x का गुणा 1 में कराएंगे तो x, और बराबर में हमारे पास हो जाएगा 306। ठीक है, अब जब x² को x² लिखेंगे, प्लस में x को x लिखेंगे, और 306 को जब इधर लाएंगे तो माइनस का 306 हो जाएगा। इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस का 306 हो जाएगा। इसके बराबर में क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा। जब बराबर में 0 आ गया तो यहाँ पे हमारा समाप्त हो गया। तो द्विघात की बात करें तो चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए और हमारे पास जो होना चाहिए ये एक समीकरण के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह एक समीकरण के रूप में बन चुका है, जो कि एक द्विघात समीकरण के रूप में है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका यही हो जाएगा। इसमें कहा था कि समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, तो द्विघात समीकरण के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इबारती वाले प्रश्नों को समझ करके इस तरीके से आपको मैथमेटिकली सॉल्व करते जाना है। ठीक है, अब हम अगर अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक हमारा है द्विघात समीकरण के हल की विधियाँ। तो द्विघात समीकरण के हल की विधियाँ 2 होती हैं। पहला होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है द्विघातीय सूत्र विधि, यानी कि सीधाचार्य सूत्र के द्वारा हम द्विघात समीकरणों को कैसे हल करते हैं। तो दूसरा विधि हमारी होती है श्रीधराचार्य विधि, यानी कि हम द्विघात सूत्र विधि कहते हैं। अब अगर बात करें सबसे पहली विधि गुणनखंड विधि के बारे में, तो आइए हम इसको समझ लेते हैं। तो गुणनखंड विधि के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझेंगे गुणनखंड विधि से कैसे हम समीकरण को हल करते हैं। तो गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए, इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो समीकरण क्या है हमारे पास, 2 हल करेंगे इसको। समीकरण क्या है हमारे पास, 2x² - 5x प्लस में 3 बराबर में 0 है। ठीक है, इसको हम इसके मूल ज्ञात करने हैं, यानी गुणनखंड विधि से हमें इसे सॉल्व करना है इस समीकरण को। तो इसको समीकरण को सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें आपको समझनी है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस 2 का मल्टीप्लिकेशन हम इस अचर पद से कराते हैं, यानी कि x² वाले टर्म को, x² के गुणांक वाले को हम किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, अचर संख्या से। यहाँ पे हमेशा अचर संख्या आती है, यहाँ पे कोई xy से जुड़ी हुई संख्या नहीं आती है। तो यहाँ पे जो x² के जो गुणांक होंगे उन गुणांक का गुणा हम किस में कराएंगे, 3 में कराएंगे, यानी कि इसमें कराएंगे।
इस अचर पद में। तो 2 का गुणा जब 3 में करा देंगे तो हमारे पास 2 गुणे 3 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 6 आ गया। अब यहाँ पे देखना है कि प्लस है या माइनस है। इसके आगे अचर पद के आगे वाला चिन्ह देखना है, प्लस है। अगर ये प्लस है तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ऐसी दो संख्याओं को प्लस करें। अगर यहाँ प्लस है तो हमें ऐसी दो संख्याओं को जोड़ना है जिसको जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, ये बीच वाली जो संख्या है 5, ये 5 प्राप्त होनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा गुणनखंड विधि से कैसे आप समीकरण को हल करेंगे। मैंने बताया कि आपको समीकरण लिखना है। समीकरण को लिखने के बाद से x स्क्वायर के गुणांक वाले पद को हम अचर पद से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस अचर पद के पहले जो चिन्ह है उसे देखना है, प्लस है तो हमें 2 ऐसी संख्याओं को जोड़ना है जिसको प्लस करने के बाद से हमें इस बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए। ये 5 हमारा 5 मिल जाए। ऐसी 2 संख्याएं यहाँ इस दोनों में जोड़नी है। ठीक है, इन दोनों में ऐसी 2 संख्याएं लिखनी है जिसको जोड़ने पर हमें 5 मिल जाए। अब 5 मिल जाए, अब एक इसके पास एक कंडीशन भी है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़कर 5 ला रहे हैं, लेकिन इन दोनों संख्याओं को गुणा करके भी हमें 6 लाना है। ठीक है, तो ऐसी 2 संख्याएं लिखनी है यहाँ पे जो इसके 5 के बराबर तो आ जाए, लेकिन यहाँ पे गुणा हो तो 6 ही आए। ठीक है, गुणा हो तो क्या है, 6 ही आए। तो ये कंडीशन आपका है और इसे आपको फुलफिल करना है अपने दिमाग से। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको कर सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं 3 और यहाँ लिख सकते हैं 2। 3 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और इसी 3 और 2 को जब हम गुणा कराएंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। तो हमने अपना दिमाग लगा दिया और आपको दिमाग लगाना है आने वाले आपके एग्जाम के क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर माइनस का इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 + 2 और इसमें x लिख देंगे। ठीक है, 3 + 2 और ब्रैकेट में हमने लिया है, इस 5 को हम 3 + 2 के रूप में लिख दिए और यहाँ पे x है तो x लिख दिए, प्लस का 3 है तो 3 लिख दिए और बराबर में 0 है तो 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस का यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करा देंगे इसमें भी और इसमें भी। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो माइनस का 3x और प्लस में 2x और फिर प्लस में 3 बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का जोड़ा बना लेंगे, ये 2 और फिर से ये 2, इन दोनों 2 का जोड़ा बना लिए और इसमें से हम कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से आप कॉमन देख रहे हैं कि x है। ठीक है, x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो x कॉमन लेंगे अगर तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 और यहाँ पे x का स्क्वायर यानी कि 2x हैं तो एक x तो हमने कॉमन ले लिया तो एक x बचेगा, और माइनस का यहाँ पे एक x कॉमन ले लिया है तो x नहीं बचेगा, ये केवल 3 बचेगा। ठीक है, तो 2x माइनस का 3 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 2x प्लस में 3 इसमें कॉमन देखें तो इसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 कॉमन है। ठीक है, कुछ कॉमन नहीं है तो इसमें क्या है, प्लस का 1 कॉमन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x और सॉरी प्लस का 1 कॉमन है, लेकिन हमें यहाँ पे चिन्ह क्या करना है, इसमें जो आया है उसी चिन्ह को बदलना है। तो यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेंगे। ठीक है, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, 2x माइनस का 3 और इसके बराबर में आ जाएगा 0। तो ब्रैकेट में आ गया आपके। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ब्रैकेट में आपको सेम चीज़ें आई होनी चाहिए। तो 2x माइनस 3 यहाँ है, 2x माइनस 3 यहाँ है, तो इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2x माइनस का 3 कॉमन ले लिए, फिर x माइनस का 1 बचा है तो x माइनस का 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें बात करें अगर इसके बराबर में 0 हो गया, बात करें इसके मूल की तो इसको लेकर के बराबर 0 करेंगे, फिर इसको लेकर के बराबर 0 करेंगे, यानी कि 2x माइनस का 3 लेकर के बराबर में 0 करेंगे तो एक मूल निकल के आएगा। फिर x माइनस 1 इसको लेकर के बराबर में 0 करेंगे तो एक मूल निकल के आएगा। कैसे निकालेंगे इसको, तो देखिए 2x माइनस का 3 है और बराबर में 0 है तो 2x और इस 3 को जब इधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3। x बराबर जब निकालेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। तो x का एक जो हमारा मूल निकल के आया, इस समीकरण का पहला मूल निकल के आया x बराबर 3/2 और इसका हम निकालें तो x बराबर में हो जाएगा -1 इधर है तो इधर आके +1 हो जाएगा। दूसरा मूल आपका ये है, दूसरा मूल आपका x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। तो गुणनखंड विधि से आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल दिया गया है, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण इतना के मूल ज्ञात कीजिए, यानी इतने को हल करना है। तो हमें समीकरण दिया गया है x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस माइनस का 10 बराबर में ये 0 है। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण दिया गया है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 1 का गुणा हम किस में करा देंगे, इस अचर पद में करा देंगे।
तो 10 गुणे में 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 10 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका यानी कि इसके गुणांक का गुणा और इस सचर पद का हमने आपस में गुणा कराया तो ये 10 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स हमें यहाँ 10 के आगे वाली जो संख्या है माइनस में है, तो ऐसे दो नंबर्स हमें आपस में घटाने हैं जिसको हल करने के बाद से हमें ये बीच वाली संख्या 3 मिल जाए। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व तो हमने पहले वाले क्वेश्चन को भी किया। और एक कंडीशन यहाँ पे होना चाहिए कि जिन दो संख्याओं को हम घटा के 3 ला रहे हैं उन्हीं दो संख्याओं को गुणा करके हमें 10 प्राप्त होना चाहिए, ये इसके बराबर 10 आना चाहिए। तो जिन दो संख्याओं को घटाएंगे उन्हीं दो संख्याओं का इसमें गुणा भी होना चाहिए। ठीक है, तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 5 और माइनस का 2, 5 और माइनस का 2, 5 में से 2 जाएगा तो ये 3 बच जाएगा, और इस दोनों 5 और 2 को जब गुणा करा देंगे तो ये 10 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम इस 3 को हम 5 माइनस 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और इस 3 को हम 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, 5 माइनस 2। अब यहाँ पे एक्स है तो एक्स लिख देंगे, और यहाँ माइनस 10 है तो माइनस 10 लिखेंगे, बराबर में 0 है तो बराबर में 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते जाएंगे आगे, इस तरीके से करेंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अब एक्स का गुना 5 में कराते जाएंगे और एक्स का गुना 2 में कराएंगे, तो यहाँ माइनस है तो माइनस, चिन्ह में ध्यान दीजिएगा, एक्स का गुना जब 5 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 5x, और माइनस है तो माइनस, 2 में कराएंगे तो 2x, और माइनस का 10 बराबर में 0। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको आती होंगी जो कि मैं स्किप करते जा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि हम x का जो मल्टीप्लाई करा रहे हैं वो 5 में भी होगा 2 में भी होगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, यानी कि मल्टीप्लाई इस सब में है। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, दो का जोड़ा बना लेंगे, 2 का यहाँ जोड़ा बन गया, 2 का यहाँ जोड़ा बन गया। अब इसमें हम कॉमन लेना चाहें तो इसमें एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स दोनों में दिखाई दे रहा है तो एक्स को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स कॉमन ले लिए तो एक एक्स बचेगा, और माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे एक्स कॉमन ले लिया है तो 5 बचा है तो 5 को लिख लेंगे, ये ब्रैकेट में हो गया। अब यही चीज़ यहाँ भी कॉमन में आना चाहिए। ठीक है, कॉमन में यहाँ पे हमने एक्स लिया है, लेकिन यहाँ भी जो ब्रैकेट में चीज़ आई हुई है यहाँ भी ब्रैकेट में वही आनी चाहिए, इन दोनों में से भी। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 और 10। यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्या है हमारा, 2 के मल्टीपल में 10 भी आता है, तो इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लेंगे, प्लस का 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे हम, यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे x, अब इसको इसमें 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x है तो x बचा। ठीक है, और माइनस है तो माइनस। ठीक है, और 2 कॉमन लिए हैं तो 10 में अगर 2 से भाग देंगे तो 5 बचेगा, तो 2 5 10 होता है, x माइनस का 5 हो गया बराबर में 0। यहाँ पे x माइनस 5, यहाँ भी x माइनस 5, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 कॉमन आ गया, और x प्लस 2 को हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और बराबर में आ गया 0। अब इसके मूल ज्ञात करना बहुत ही आसान हो गए, x माइनस 5 बराबर 0 रखेंगे, x माइनस 5 बराबर 0, और फिर से एक बार x प्लस 2 बराबर 0। तो हमारे पास 2 मूल ज्ञात होते हैं, 2 मूल हमारे पास निकल के आते हैं, कौन कौन से, x बराबर में, जब इस बराबर में 0 है तो माइनस 5 को बराबर में भेजेंगे तो बराबर में 5 हो जाएगा, प्लस 5, तो x बराबर 5 ये पहला मूल निकल के आ गया, और x बराबर माइनस का 2, प्लस 2 है तो इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, दूसरा मूल x बराबर माइनस 2 निकल के आ गया। तो इस तरीके से आपको गुणनखंड विधि से समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा विधि है द्विघात सूत्र से समीकरण को हल करना, यानी जिसे हम सीधाचार्य सूत्र भी कहते हैं, तो इसको हम समझेंगे। सबसे पहले सीधाचार्य सूत्र यानी द्विघाती सूत्र को लिख लेते हैं। तो द्विघातीय सूत्र जो होता है, x बराबर में होता है हमारे पास माइनस का b और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि बट्टा में 2a। ये जो होता है हमारा सूत्र होता है द्विघाती सूत्र, इसे हम द्विघाती सूत्र कहते हैं, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम श्रीधराचार्य के सूत्र के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, आगे काम आएगा। यहाँ पे हमारा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो है ये d के बराबर होता है। d को हम विविक्त कर कहते हैं, क्या कहते हैं, विविक्त कर, d को हम विविक्त कर कहते हैं, और बी स्क्वायर माइनस का 4ac हमें विविक्त कर कहलाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने समझ लिया, आगे आपको काम आएगा, तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। तो द्विघाती सूत्र ये हो गया कि x बराबर में माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको भागा कर देंगे 2a से। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। श्रीधराचार्य सूत्र के बाद से जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है हमारा मूलों की प्रकृति। देखिए श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, x बराबर में माइनस का b और प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाई 2a, ये हमारे पास होता है फार्मूला, ये श्रीधराचार्य का सूत्र होता है। ठीक है, इस सूत्र को हमने यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पीछे इसमें कुछ कंडीशंस दिए जाते हैं, किस रूप में, जब हम बात करें विविक्त कर की, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac
की जब बात करें तो ये किसके बराबर होता है, डी के बराबर होता है। और डी को हम क्या कहते हैं, विविक्त कर, विविक्त कर, विविक्त कर कहते हैं। और इस डी को विविक्त कर कहते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में कुछ कंडीशंस होते हैं, विविक्त कर में कुछ कंडीशन होते हैं और इसमें 3 कंडीशन हमको पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर डी का मान जब 0 से ज़्यादा होगा, जब 0 से बड़ा होगा डी का मान, यानी कि हम इसे ये लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac का मान जो है 0 से जब बड़ा होगा, इस डी की जगह पे ये भी तो लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो अगर डी का मान बड़ा होगा 0 से तो हमारे पास क्या, दो हमारे पास मूल निकल के आएंगे। दो मूल कौन कौन से होंगे, x बराबर यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस का b और यहाँ केवल प्लस रहेगा, प्लस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac और इसमें भगा हो जाएगा 2ac। और एक मूल और निकल के आएगा जिसे हम x बराबर माइनस का b और यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है तो इस तरीके से हमारे पास आएगा। और यहाँ पे 2a है तो 2a। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक मूल यहाँ है, एक मूल यहाँ है, दो मूल हैं। तो दोनों मूल क्या है, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो दोनों भिन्न अलग अलग हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे जब d बड़ा होगा 0 से तब क्या होगा, तो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, दो मतलब क्या होंगे, अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। कब, वास्तविक मूल तो हैं दोनों लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए हमने लिख दिया भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। कब होगा, जब d बड़ा होगा 0 से। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि समीकरण में पूछ लेगा कि समीकरण की प्रकृति कैसी है, यानी इस द्विघात समीकरण की प्रकृति बताओ, तो उसमें आपको सॉल्व करना होगा विविक्त कर के सूत्र से, जिसे हम बी स्क्वायर माइनस का 4ac कहते हैं। और इसके कंडीशन याद रहने चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब हमारे पास d बराबर हो 0 के, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac जब 0 के बराबर होगा तब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा सूत्र होता है विविक्त कर का, वो होता है हमारे पास माइनस का b प्लस में रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है, ठीक है। जब इसको हम यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस का 4ac जब 0 रखेंगे तो ये x बराबर आएगा माइनस का b प्लस में यहाँ पे रूट में 0 आ जाएगा बट्टा में 2a, यानी कि क्योंकि ये d जो है, यानी d किसे कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, तो d की जगह पे अगर 0 रख देंगे तो यहाँ पे 0 हो गया। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का b ये तो हमारा ख़त्म हो गया, बट्टा में 2a आ गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे एक मूल, पहला मूल प्राप्त हो गया। दूसरे मूल की बात करें तो यहाँ दूसरा सूत्र हमारा आएगा x बराबर माइनस का b और फिर में माइनस में हमारा आ जाएगा रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा में 2a। अब इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे हम क्या रखेंगे, रूट में 0, तो माइनस का b और माइनस इसमें हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे 0 रख देंगे, बट्टा में 2a है, तो ये निकल के आ जाएगा माइनस का b और पान में 2a, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये दूसरा मूल निकल के आ गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जब हमने यहाँ पे ध्यान दिया तो यहाँ पे भी सेम आया है, यहाँ पे भी सेम आया है, दोनों क्या है, बराबर, मतलब एक दूसरे के समान है। तो यहाँ पे वास्तविक तो हैं लेकिन ये समान है, तो यहाँ पे लिखेंगे दो समान वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। यहाँ क्या होंगे, दो समान वास्तविक मूल होंगे। कब होंगे, जब d हमारा 0 यानी बी स्क्वायर माइनस का 4ac किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो तब। अब तीसरा कंडीशन जो कि आपको समझ लेना है, जब तीसरा कंडीशन ये, जब d का मान 0 से छोटा हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस का 4ac क्या हो, लेस मतलब स्मॉलर देन 0 हो, यानी 0 से छोटा है, तब तो 0 से अगर छोटा कोई भी होगा तो माइनस में जाएगा, ठीक है। माइनस 0 से छोटी संख्या माइनस ही तो होती हैं। तो जब विविक्त कर 0 से कम यानी माइनस में चला जाएगा, तो अगर हम इस सूत्र पे माइनस वाली संख्या लिखें तो रूट में अगर हम कोई संख्या माइनस में लिखते हैं तो वो हमारी वास्तविक संख्याओं में नहीं आते हैं। तो इसमें लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल कोई नहीं होगा,
तो वास्तविक मूल इसमें एक भी नहीं है, ठीक है। वास्तविक मूल इसमें एक भी नहीं होता है, किसमें, जब डी 0 से छोटा होता है, जब डी का मान क्या होता है 0 से जब छोटा होता है तो इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं आते हैं। तो इस 3 कंडीशन को आपको याद रखना है। मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तब हमारे पास भिन्न भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, ठीक है, भिन्न भिन्न 2 वास्तविक मूल होंगे। दूसरा कंडीशन है जब डी बराबर होगा 0 के, यानी b² - 4ac बराबर होगा 0 के, तब हमारे पास 2 समान वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे हमने यहाँ पे बता भी दिया। डी जो है जब छोटा होगा 0 से, तब इसमें यहाँ पे रूट है, इसमें माइनस वाली संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, और माइनस वाली संख्याएं अगर रूट में लिखी जाए तो वास्तविक नहीं होती हैं, तो वास्तविक मूल इसमें कोई नहीं होगा, एक भी इसमें वास्तविक मूल नहीं होंगे। इन तीनों कंडीशन को आपको तैयार रखना है, मूलों की प्रकृति में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आइए इन सभी पर आधारित एक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन हमारे पास, द्विघात समीकरण 2x² - का 4x प्लस में 3 बराबर 0 का विविक्तकर ज्ञात करो। विविक्तकर हमें ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति बताओ। देखिए आ गया ना प्रश्न। तो इस तरीके से प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसको हल कैसे करेंगे, ये हमारा अंतिम टॉपिक है, इसके बाद से हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण है 2x² - का 4x प्लस में 3 बराबर में 0, ये हमारे पास समीकरण है। इसके हमें क्या करना है, विविक्तकर ज्ञात करना है और इसके मूलों की प्रकृति बतानी है। तो जब विविक्तकर ज्ञात करेंगे तो उसमें मूलों की प्रकृति तो हमें कंडीशन से ही पता चल जाएगी। तो विविक्तकर ज्ञात करना है, तो विविक्तकर का सूत्र पहले बता देता हूँ। विविक्तकर का जो सूत्र होता है, विविक्तकर, इसे हम d से प्रदर्शित करते हैं, बराबर होता है b² - का 4ac, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस समीकरण में हम a b और c का हम मान निकाल लेंगे। तो a इसमें कौन है, ये x² का कोफिशिएंट 2। b की बात करें, ये चीज़ें आप तो समझ ही गए होंगे ना, कहाँ से मैं a b c निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बता भी दूं, तो इसमें हमने क्या किया है, x² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 से हमने इसमें तुलना किया है। तो a का मान आपका निकल के आ जाएगा, x² का कोफिशिएंट, b का मान x का कोफिशिएंट और c का मान अचर पद। तो हमारा x का कोफिशिएंट -4 है, तो b का मान क्या आ जाएगा, -4। और वही c की बात करें तो c का मान आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है। यानी कि ये अचर पद को हम c कहते हैं, तो ये c का मान 3 आ गया। अब इसमें इस हमारे सूत्र में रख देंगे। सूत्र क्या है हमारा, d बराबर b² - का 4ac। अब इस d को हम निकालेंगे तो यहाँ पे b² यानी कि -4 का स्क्वायर, माइनस का 4ac, 4 इंटू में a की बात करें तो यहाँ पे 2 है, और गुणे में c की बात करें तो यहाँ पे 3 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा, माइनस में है तो, और माइनस का यहाँ पे 4 दूना 8, 8 3 का 24 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि d का मान हमारा क्या निकल के आ जाएगा, -8। डी का मान क्या निकल के आया, -8। कहने का मतलब ये है कि जब ये निगेटिव आ गया, यानी जब ये निगेटिव आ गया तो डी का जो मान है, हमने विविक्तकर तो ज्ञात कर लिया, यहाँ पे विविक्तकर निकल के आ गया। अब इसकी हम प्रकृति बतानी है, तो ये डी का जो मान है कितना है, डी का मान जो है ये 0 से छोटा है। डी का मान क्या है, 0 से छोटा है। डी का मान 0 से छोटा है, यानी कि b² - का 4ac का मान क्या है, 0 से छोटा है। और जब ये 0 से छोटा है तो इसमें कोई मूल नहीं होंगे, तो इसमें कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। मूल तो होंगे लेकिन वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, क्योंकि ये d जो है माइनस में है। जब d माइनस कोई भी माइनस संख्या आ जाएगी तो आप लिख सकते हैं कि इसके वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास तीनों स्थितियां तैयार हैं तो आप इस तरीके से इनकी प्रकृति को बता सकते हैं कि कितने वास्तविक मूल हैं, कितने वास्तविक मूल नहीं हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं, अगर डी का मान कोई पॉजिटिव नंबर आया होता जो कि डी से बड़ा होता, यानी 0 से बड़ा होता, ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर आया होता जो कि 0 से बड़ा हुआ होता, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास, यानी डी बड़ा होता उस नंबर से, तो उस कंडीशन में क्या होता, उस कंडीशन में जो हमारे पास मूल आते उसमें 2 अलग अलग वास्तविक मूल आते, ठीक है, 2 अलग अलग वास्तविक मूल आते हैं। जब d जो है 0 के बराबर आ जाता, d बराबर जब 0 आ जाता तो उसमें हमारे पास समान, एक दूसरे के समान, सेम 2 हमारे पास वास्तविक मूल आ जाते। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो और भी प्रश्न इस पे बन सकते हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा और सारी चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। मैं तो बस कंसेप्ट बताया हूँ। और आज का जो हमारा चैप्टर था
जिसका नाम था द्विघात समीकरण, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। सारे कंसेप्ट, सूत्र और सारे चीज़ों को बता दिया गया है। इतनी ही टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बस क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस आप अपनी एनसीईआरटी के बुक से करते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।